नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा महान रही है, महान। हमारे कबीरदास जी ने तो, मैं उनके विशेष दोहों का उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन एक जगह वो लिख देते हैं कि भगवान से भी बड़ा गुरु है। एक जगह वो लिखते हैं कि अगर भगवान रूठ जाए तो गुरु के शरण में चले जाइए, लेकिन अगर गुरु रूठ जाएगा तो भगवान भी मदद नहीं करेंगे। एक जगह वो ये भी लिखते हैं, गुरु कुमार शिष्य कुंभ। ये भी कहते हैं कि जो गुरु है वो कुमार के रूप में है, शिष्य कुंभ के रूप में है। और कहते हैं कि किस तरीके से एक कुमार अपने शिष्य को गढ़ता है, कुंभ को कैसे गढ़ता है। और क्या उसमें है कि अंतर हाथ, नीचे से अंदर से तो हाथ लगा करके ऊपर से चोट करता है। ये परंपरा। और एक ये भी परंपरा कि अगर गुरु को सबसे ज्यादा प्रसन्नता उस समय होती है जब उसका शिष्य किसी ऊंचे पद पर होता है। शिक्षा उत्कृष्ट हो, एक जमाना था जब अभिभावक कहा करते थे कि चमेड़ी आपकी है और इस चमड़ी को उधेड़ दो। लेकिन अब वो चीजें खत्म हो रही हैं। अब कहा जा रहा है कि जो शारीरिक दंड देने से, पिटाई करने से ज्ञान नहीं आता है, इससे तो व्यक्ति और दब्बू हो जाता है। तरह तरह के अध्ययन आए, तरह तरह की बातें आई, लेकिन कहीं इस पे रुकावट नहीं आई। बल्कि कभी कभी तो ऐसे हुए कि शिक्षक ने छात्र को डंडों से पीटा, कहीं पर ये आया कि लात घूंसों से पीटा, कभी हाई कोर्ट को कहीं पर दखलंदाजी देनी पड़ी। और साथ में ये भी हुआ जो आज एक औरैया का कांड हो गया। औरैया के आदर्श जनता इंटर कॉलेज अचलदा में एक कच्ची 10वीं के छात्र को इतना शिक्षक ने पीटा कि वो बिल्कुल अचेत हो गया और 20 दिनों बाद उसकी मौत हो गई। छात्र दलित था और उसके साथ में आपको मैं बताऊं कि गुस्साए लोगों ने बवंडर किया। टीचर अभी भी लापता है, लेकिन सवाल उठता है कि कछुए विद्यालय तो सजग हैं और उन्होंने अपने आप प्रतिबंध लगा रखा, अपनी टीचरों से कह रहा कदापि मत पीटना छात्रों को। लेकिन कहीं ना कहीं पिटाई होती है और पिटाई के दो रूप होते हैं। ये मानना कि जो किसी व्यक्ति को पीटा जा रहा है तो इस उद्देश्य से पीटा जा रहा है कि वो मर जाए, लेकिन कभी कभी पिटाई करने में ऐसी चोट भी लग जाती है जो छात्र के जीवन के साथ जो है उसकी मौत का कारण बन जाती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए हम उनको परिचय करा दें। हमारे साथ है सहायक मंडली मनोवैज्ञानिक संध्या शुक्ल जी। संध्या जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ में हैं डॉक्टर मनप्रीत सिंह जो प्रधानाचार्य परिषद के मंत्री हैं और गुरु नानक बॉयज़ जो कॉलेज है उसके प्रधानाचार्य हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या परिस्थितियां हैं और हम जो है मनप्रीत सिंह जी का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं औरैया से हमारे संवाददाता अंजुमन तिवारी। हम अंजुमन तिवारी से जानेंगे कि इस समय का अपडेट क्या है और क्या कार्रवाई पुलिस ने की है। अंजुमन, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ये बताइए कि इस समय का जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये जो मामला है 7 तारीख का मामला है, 7 सितंबर का। यहाँ पर एक दलित छात्र भी स्कूल में गया था जनता इंटर कॉलेज में। वहाँ पर जो शिक्षक है अश्विनी सिंह जिनका नाम है,
उन्होंने मात्र सिर्फ इस नाम पर उनके साथ मारपीट की है कि उसने सामाजिक शब्द जो सही लिख पाया है। इस वजह से उस छात्र की इतनी मारपीट की कि वो छात्र बेहोश हो गया। उसको परिजनों के द्वारा आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसको छात्र को वहां से रेफर कर दिया गया। वहां पर जहां पर रेफर कर दिया गया पीजीआई में, वहां पर बच्चे की मौत हो जाती है। वहीं पर जो छात्र का शव जब अछल्ला में आता है, वही गुस्साए जो वहाँ के ग्रामीण भीम सेना के जो पदाधिकारी होते हैं, वहाँ वो अन्य लोग होते हैं, उन्होंने सबको आदर्श इंटर कॉलेज के बाहर रखकर बड़ी तरीके से। आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ पा रही है। अनुज जरा थोड़ा सा हमको खाली इतना बताइए कि टीचर क्या गिरफ्तार कर लिया गया है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा टीचर की लगातार गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं, लेकिन अभी तक जो टीचर है अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। जी और एक बात और भी है कि वहाँ पर जो पथराव हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई है, उनमें 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। कुछ लोग नामजद भी हैं, क्या उनके खिलाफ भी कोई गिरफ्तारी वगैरह हुई है? जी बिल्कुल, 35 नामजद किए गए हैं, 250 अज्ञात में मुकदमा दर्ज किया गया है पुलिस के पास। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को भी हिरासत में पुलिस ने ले लिया है, और जो नामजद है उनकी लगातार टीमें लगाई गई है अलग अलग। उनकी गिरफ्तारी की बात पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा की जा रही है। जी मैनेजर का भी कोई वर्जन आया है जो कुछ बता रहे हैं कि नहीं साहब हमारे टीचर ने ऐसा किया, ऐसा नहीं किया, या वो स्वीकार कर रहे हैं कि टीचर ने पीटा जिसके कारण मौत हुई? परिजनों का लगातार ये आरोप है कि जो मेरे बच्चे को मारपीट की गई है शिक्षक के द्वारा की गई है। वहीं जब शिक्षक का कहना है कि मेरे द्वारा ऐसी कोई भी मारपीट नहीं की गई है बच्चे के साथ, वही जो जानकारी के मुताबिक मिल रही है कि बच्चा जो पहले से बीमार रहता, तो जानकारी निकल के सामने आ रही है, वही कहीं ना कहीं मामला उलझा हुआ है। अब जब जो सभी गिरफ्तार हो जाएंगे तभी इस चीज का खुलासा हो पाएगा। जी चलिए अजमल जी, आपकी आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, आपसे और भी जानकारियां लेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी बीच में अपने मंत्री जी से जानना चाहेंगे, ये जो औरैया की घटना हुई है, आपने निश्चित रूप से सब पढ़ा भी होगा, क्या कहना, अगर प्रारंभिक बात हम आपसे जानना चाहें? देखिए, घटना दुखद है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई शिक्षक एक ऐसा समुदाय है जिसको सभ्य या जिसके अंदर क्रूरता कम से कम हो, जो बच्चों को ज्ञान देने के लिए आया, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए आया। क्या परिस्थिति थी, क्या स्थितियां थी, ये तो ये पूरी जांच के बाद सामने आ ही जाएगा। लेकिन शिक्षक कभी इस स्तर पर उतर कर किसी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है या किया है, तो ये थोड़ा सा मेरा मन कम मानने पर इस पर है, क्योंकि हम लोग उस समुदाय से हैं, उस शिक्षक से हैं जिसका उद्देश्य बच्चों का भविष्य बनाना है। बच्चे एक छोटी सी बेल की तरह है, उसको हम लोगों ने सजा के उसका भविष्य उज्जवल करना है, ऐसा विचार लेकर शिक्षक अपनी क्लास में जाता है। और उसकी नज़र में कोई भी बच्चा उसके लिए टारगेट नहीं होता है, उसके लिए सारे बच्चे एक समान हैं। उसका उद्देश्य उनको शिक्षित करना है। अब क्या परिस्थितियां रही, क्या स्थितियां रही, ये तो जांच का विषय है। मैं आपके विद्यालय में भी शिक्षकों के पिटाई के कुछ मामले आए होंगे, आपके सामने आए होंगे, आप उनको तो अगर मैं कुल मिलाकर के अगर आपसे पूछूं कि उनके पीछे क्या मानसिकता रहती है टीचर की, क्या टीचर जब पिटाई कर देते हैं तो ये परिस्थितियां बन जाती हैं, मैं थोड़ा सा ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो प्रकरण आपके सामने आए, क्या अगर उनका वो एक आध का उल्लेख भी कर दें और फिर बताएं कि उसमें टीचर की क्या भूमिका रही। देखिए, ऐसा है कि जहां तक मैं अपने विद्यालय की बात कर रहा हूं, जी, तो मैं अपने बच्चों के साथ हफ्ते में 2 दिन काउंसलिंग जरूर करता हूँ, एक क्लास में जाकर जी। और मेरा पहला बच्चों के साथ जो मेरा वाद विवाद, उनसे मेरा जो मैं उनसे जो बात करता हूं, तो मेरी सबसे पहली चीज ये रहती है कि बच्चों ये मत सोचिए कि एक प्रधानाचार आपके बीच में खड़ा है, आपका गार्जियन आपके बीच में खड़ा है। अगर आपको किसी अध्यापक से कोई समस्या है
या कोई अध्यापक अपने वादन में आपके पास नहीं पहुंच रहा है, या किसी अध्यापक के बताए हुई कोई सब्जेक्ट विषय कुछ आपको नहीं समझ में आ रही है, तो आप सीधा मेरे पास आएंगे और आपके और मेरे बीच में जो भी वार्ता हुई होगी, जो भी आपकी समस्या है वो सिर्फ मेरे और आपके बीच में रहेगी, उस टीचर तक नहीं जाएगी। क्योंकि वजह कभी कभी हो जाती, मान लो कभी टीचर में नहीं बात आ सकती, लो बच्चे को मैं कर रहा हूँ, बच्चा सीधा प्रिंसिपल को, चाहे वो अपनी समस्या बताने गया हो, लेकिन उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि मेरी कंप्लेंट करने चला गया है, तो वो एक कुंठा सा बदले की भावना से भी काम करने लगते, बदले की भावना ना कहते, कुंठा तो आई जाती है थोड़ी सी उसके अंदर कि भाई मैं बच्चों को ऐसी भावना से नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद बच्चे मेरी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर के पास जाके कर रहे हैं। तो मेरा पहला प्रयास रहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ खुद डायरेक्ट उनसे अपने वार्ता करता रहता हूँ। मेरा ये नियम है, मैं हफ्ते में 1 या 2 सेशन जरूर लेता हूँ अलग। सर आप जब ये सेशन लेते हैं तो कुछ छात्र आपको शिकायतें भी बताते होंगे कि साहब हमारे टीचर से ये करते हैं, ऐसा करते हैं, कभी आपके सामने ये मामले आए? नहीं, ऑब्वियस ज्यादातर देखिए सभी टीचर सजग हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप देख रहे हैं सरकार का भी जो मंशा है और जो मीडिया के माध्यम से सब सामने सब कुछ आ रहा है कि बच्चों को कम से कम डांट तो दीजिए, लेकिन उन पर कभी भी हाथ मत उठाइए। तो अब अध्यापक अपनी जगह सजग है, बहुत बड़ी कोई समस्या ना आए या बहुत ही टेम्परामेंट लूज हो जाए तो हो सकता है कभी अध्यापक का थप्पड़ मार दे, तो बहुत स्ट्रिक्ट मेरे आदेश हैं कि आप बच्चों को हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप बच्चों को पनिशमेंट करने का हमने माध्यम बना रखा है। बहुत अच्छी बात आपने कहा कि आपने टीचरों को रखा हाथ मत छोड़े, आप पनिशमेंट न दें, इसके पीछे ठीक पनिशमेंट दें, तो जो आपने कहा हाथ न छोड़े, इसके पीछे क्या मंशा, जो अभी सामाजिक वातावरण ये बन गया है कि जरा सी बात को लोग तूल देते, वो कारण आप मानते हैं, या आप ये मानते हैं कि किसी को थप्पड़ मारने से या किसी से कोई शिक्षा पूरी नहीं होती है? दोनों ही बातें हैं। हाँ। देखिए, अगर ये कह दिया जाए कि किसी को थप्पड़ मारने से वो अशिक्षित रह जाएगा या कुंठित हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा कम, देखिए बच्चे को, एक माँ बाप भी अपने बच्चे पर कभी कभी हाथ छोड़ देते होंगे, जबकि उसका अपनी बच्चा है, कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि बच्चे माँ बाप भी अपना आपा खो के उसको एक थप्पड़, लेकिन इसका मतलब ये नहीं माँ बाप उसके दुश्मन है या उसका बुरा चाहते हैं। अगर अध्यापक भी कभी उसके ऊपर एक आध हाथ छोड़ता है, लेकिन उसको बर्बरता से मारना ये तो कतई नहीं होना चाहिए। कभी बच्चे से कोई ऐसी बड़ी गलती कर दी, कोई ऐसी बड़ा जो टीचर अचानक से क्रोधित हो गया, तो बच्चों की एक पनिशमेंट उसने हल्का फुल्का दे दिया तो, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है कि बच्चा भविष्य में वो गलतियां मत करे। लेकिन अब जो माहौल बन गया, जो सामाजिक आप देख रहे हैं दारा, टीचर अवॉइड करता है, बच्चे को डांट देता है, और डांटने के बाद कोई भी बात बड़ी होती है तो सीधा भाई प्रिंसिपल साहब बच्चे ने ये काम किया, अब आप अपने लेवल पे देखिए। बहुत अच्छी हाथ छोड़ने से घबराते हैं, कतराते हैं, डांट तो देते हैं, पनिशमेंट करने के लिए सीधा से सिस्टम है, बच्चे को अपने क्लासरूम में आप 15 मिनट के लिए अपने पीछे जाइए, क्लासरूम में पीछे जाके खड़े हो जाइए, तो बच्चा खुद ही फील करता है कि 40 बच्चों के बीच में मुझे पनिश करके पीछे खड़ा कर दिया गया, तो उसके अंदर भावना आती है कि मुझे भविष्य में ये गलती नहीं करनी है। तो ये ऐसे कुछ सिस्टम बनाया है, या कुछ ज्यादा हमें समस्या आती है तो हम गार्जियन से डायरेक्ट बात करते हैं कि आपके बच्चे के साथ ये समस्या हम लोग फेस कर रहे हैं, कृपया अपने बच्चों को। हालांकि कई पेरेंट्स ऐसे भी आते हैं, मैं ये भी नहीं कहूँगा, जो आके सीधा रूम में कहते हैं कि सर मेरा बच्चा अगर कुछ तकलीफ, कुछ तंग करे, कोई, तो आप बहुत बेशक उनको मारिए, हम आपसे कंप्लेंट करने नहीं आएंगे। लेकिन एक तो आप देख रहे हैं कुछ खान पान, बच्चों में वो सामर कहीं गलती से कुछ ऐसी जगह हाथ लग गया, कुछ समस्या बढ़ सकती है, तो अवॉइड किया जाता है कि बच्चों को हाथ ना ही छोड़ा जाए। ठीक बात है। बहुत संध्या जी, ये जो गुरु शिष्य की परंपरा रही है, जिसमें ये भी कहा जाता था कि हमारे अभिभावक कहते थे पीटो, और मुझे भी ये कहने में आज यहाँ संकोच नहीं होगा, हम लोगों ने भी पिटाई जो है झेली अपने शिक्षकों की है। ये परंपरा जो थी, ये ऐसा क्यों टूट रहा है ताना बाना गुरु शिष्य के बीच में कि अब आप मारेंगे तो भी समझ लीजिएगा, और फिर वो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्या आपने कभी इसका अध्ययन किया? जी बिल्कुल, पूर्व में जब ये सारी चीजें होती रही हैं, पेरेंट्स ने बच्चों को मारा है या शिक्षक ने बच्चों को मारा है, तो उसके जो है काफी हद तक नकारात्मक परिणाम ही आए हैं। तो ऐसी जब आवश्यकता पड़ी तो उसके तहत जो है किशोर न्याय अधिनियम 15 में जो है ऐसा एक अधिनियम बना दिया गया कि जो है बच्चों को भी किसी भी स्तर से ना मारना है और ना ही बहुत तेज आवाज में आप उनको डांट सकते हैं। आपको केवल सामान्य रूप से बातचीत करनी है बच्चों से। तो अगर जैसे कानून ने उनको क्या बोलते हैं ऐसा बोला कि आप मार नहीं सकते हैं, तो जब उनसे मारने का हथियार छीन लिया गया जो नकारात्मक है, तो उनको एक सकारात्मक हथियार भी पकड़ाया गया शिक्षकों को।
जो कि है एक बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की हर जैसे जो कोर्स है शिक्षक करते हैं, बीएड का, बीटीसी का, एमएड का, उसमें इस सिलेबस को डाला गया कि जो शिक्षक हैं वो बच्चों की बाल भावनाओं को समझें, और जैसे क्लास में बच्चा जो है काम नहीं करके ला पा रहा है, या बच्चा पढ़ने में कमजोर है, या अन्य विभिन्न प्रकार की कोई भी समस्या है जो विद्यालय से संबंधित है या उनके परिवार से संबंधित है, तो उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों को उनको शिक्षकों को बोला गया कि वो उनके द्वारा जो है बच्चों की भावनाओं का, बच्चों के बौद्धिक स्तर का, व्यक्तित्व के बारे में जानकर उनकी समस्याओं को अपने स्तर से सुलझा सकते हैं। जब वो कक्षा में हैं तो वो एक शिक्षक हैं, और जब वो कक्षा से बाहर उनसे बातचीत कर रहे हैं एक बंद कमरे में या अलग से, तो वो शिक्षक काउंसलर की भूमिका में है, जिससे बच्चों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ही ना हो पाए। अगर उनके स्तर से कोई परेशानी नहीं सॉल्व हो पा रही है इसके बाद भी, तो वो अपने स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल को बताते हैं, और एक जो प्रोफेशनल काउंसलर हैं उनकी भी मदद ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके की जो औरैया की घटना है ये बहुत ही निंदनीय है, दुखद है, भयावह है। ऐसी घटनाओं पर बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। चलिए, दो बातें। अभी आप कह रहे थे कि किशोर अधिनियम बना हुआ है, तो इसमें फिर सजा का प्रावधान भी होगा अगर टीचर नहीं मानते हैं? जी बिल्कुल, हाँ, सजा का प्रावधान है जी। जैसे जो अपराध करता है उसके अनुसार कानून में सजा का प्रावधान है। कैसे क्या उसकी मतलब अपराध की प्रवृत्ति है या उसने किस स्तर का अपराध किया है, उसके अकॉर्डिंग जो इसके कानून के जानकार हैं वो इसके बारे में जो है ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। चलिए संजय जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। जी जी। मैं औरैया की घटना लेता हूँ जी। इसमें जो अब तक आया है कि सामाजिक विज्ञान में उस छात्र से कोई गलती हो गई जी, और गलती होने पर उसकी पिटाई कर दी गई। जी जी। आपका जो बाल मनोविज्ञान है या शिक्षा मनोविज्ञान है, ऐसी परिस्थितियों में क्या राय देता है? अगर बच्चे से कोई गलती हो गई है जी, तो उसके पीछे का कारण पता करना है शिक्षक को कि गलती क्यों हुई है। हो सकता है कि उसको वो चैप्टर समझ में ना आया हो सकता है बच्चे का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ना क्लियर हो उसके बारे में, तो वो कार्य नहीं कर पा रहा है, आप उसको बार बार डांट रहे हैं या आप पीट रहे हैं, तो उससे तो वो उसके मन में और डर बैठ जाएगा, तो वो अगर आपसे कोई प्रश्न पूछना भी चाहता है तो वो नहीं पूछ पाएगा उस प्रश्न को। तो आपको जो है पोलाइटली उससे जो है अलग से बात करनी चाहिए कि ऐसा आपके साथ बार बार क्यों हो रहा है। और ये वैसे एक दिन की घटना होगी भी नहीं, पूर्व में भी मुझे ऐसा लगता है अनुमान के द्वारा कि उस शिक्षक ने उसको डांटा जरूर होगा कभी न कभी, ये पहले कुछ संकेत दिए होंगे, उसके बाद ही इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया वो गया। नहीं माना होगा बच्चा, इसलिए जी, ये भी हो सकता है। एक और मैं आपसे पूछूंगा कि आपने तो बहुत पढ़ा होगा मनोविज्ञान में, दंड और पुरस्कार। जी। तो अब क्या पुरस्कार है, पुरस्कार होना चाहिए, दंड का कोई प्रावधान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? दंड का प्रावधान सिर्फ यही हो सकता है कि जैसे बच्चों को, पहली बात तो ये कि दंड का प्रावधान अब काफी हद तक खत्म ही कर दिया गया है। केवल ये है कि बच्चों की तुलना भी आप नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो ये भी एक किसी का तुलना एक दूसरे से करना, ये भी एक दंड हो गया। आप जैसे खड़ा कर रहे हैं या मान लीजिए आप किसी भी प्रकार से अगर उसको शारीरिक या मानसिक क्षति पहुंचाते हैं तो वो दंड ही है। तो एक तरीके से आपको पुरस्कार तो नहीं कह सकते, लेकिन एक प्रेरणा के माध्यम से और मोटिवेशन के माध्यम से और उसकी भावना को समझकर, कहने का तात्पर्य ये कि जैसे बच्चे की क्या फीलिंग है, वो समानुभूति नहीं, अनुभूति। जैसे मान लीजिए किसी को जूता जो है काट रहा है, तो उसमें आपको भी पैर डालकर देखना है कि वो किस हद तक उसको काट रहा है, बच्चा क्या फील कर रहा है, आपको भी उसको फील करना है, तभी आप उसकी सहायता कर पाएंगे। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात कही। ऋषभ साहब, मुझे जरा ये भी समझा दीजिए कि अभी आप दो बातें कह रहे थे। एक बात आपने कहा है कि हम ये भी कहते हैं कि नहीं दंड का भी प्रावधान है, और हम ऐसा भी कहते हैं। तो आपने अपने छात्रों को नियंत्रित करने के लिए थप्पड़ मारने पे तो रोक लगा दी है, लेकिन उसके बाद आपने कौन सा ऐसा विकल्प रखा है जिससे कि छात्र नियंत्रित हो और छात्र जो है कोई गलती न करें? क्या आपने किया उसकी जगह पर? मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैं बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता हूं। जी। कोई बच्चा, देखिए पूरी क्लास तो शरारती नहीं होती, कोई हर क्लास में 2-4 बच्चे ही थोड़े से नोटोरियस हो सकते हैं।
वो चिन्हित हो जाते हैं। उन बच्चों के साथ हम सिर्फ उनसे दो ही बातें विशेष तौर पर करते हैं। पहला ये करते हैं कि आपके, क्योंकि एक तो सबसे प्रथम बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग के विद्यालय में बहुत ही एवरेज क्लास बच्चों का एडमिशन होता है, जो बहुत ही सामान्य वर्ग से है, जिनकी आर्थिक आय अच्छी नहीं है। कुछ उसमें लेबर क्लास भी होते हैं, कुछ और छोटे छोटे वर्कर्स होते हैं, ठेली वाले, इस टाइप से। तो मैं उनसे सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहता है कि आप बच्चों मुझे ये बताएं कि आपके माता पिता सुबह से शाम तक इतनी मेहनत, शारीरिक श्रम करने के बाद भी आपको पढ़ा रहे हैं, क्या उनका उद्देश्य आपको शरारती बनाना है, आपको गुंडा मवाली बनाना है, या कुछ गलत रास्ते पे डालना है, या आपका भविष्य बना के वो आपको भेज रहे हैं कि आप उनकी इन समस्याओं से उनको बाहर निकालें और अच्छा नागरिक बने। तो बच्चों को लगता है, मैं कहता हूँ आपके माँ बाप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा साइकोलॉजिकल उनको प्रेशर दिया जाता है कि भाई तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं और तुम यहाँ और ये सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा वहां जाके पढ़ रहा है। क्या जो अभी आप एक शब्द कह रहे थे कि किसी न किसी क्लास में 2-4 बच्चे शरारती होते हैं, हाँ, तो वो जो शरारती बच्चे होते हैं उनसे आप कौन सी बात करते हैं कि वो सुधर जाए? क्योंकि ये शरारती बच्चे कभी कभी शिक्षकों के जो क्लास टीचर्स होती हैं या जो उनके शिकार हो जाते हैं, और कभी कभी वो लोग उनके साथ ऐसा व्यवहार भी करने लगते हैं शरारती शिक्षकों के छात्रों के साथ में कि भाई तुम इधर बैठोगे, तुम किसी से बोलोगे नहीं, तुमसे कोई नहीं बोलेगा, इस तरीके की भावना भी आती। तो ये जो शरारती आपने छात्रों की बात की है, इनको कैसे टैकल करते हैं? मैं वही बता रहा हूँ, मैं उनको मनोवैज्ञानिक ढंग से मैं वही बताने जा रहा था कि मैं उनको ये बताता हूँ कि आपके पेरेंट्स आपको किस मेहनत से यहाँ भेज रहे हैं। तो आप अगर हमारा और हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारा स्वार्थ सिर्फ इतना ही है कि आप हमारे विद्यालय का नाम अच्छा रोशन करेंगे, लेकिन भविष्य आपका बनेगा। जब आपका भविष्य बनेगा तो अपने पेरेंट्स को, आपके घर की आर्थिक स्थिति को सुधारेंगे और आप अपने पेरेंट्स के कंधे के साथ कंधा मिला के उनको भविष्य उज्जवल करने में उनका मदद कर पाएंगे। तो मुझे लगता है बच्चों को ये बात कहीं ना कहीं पिंच करती है, असर करती है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूं क्योंकि मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत करके मुझे भेज रहे हैं और हम थोड़ा सा गलत ट्रैक पे हैं। और सर सही कह रहे हैं कि वो मेरा इसमें स्वार्थ कम है, बच्चे का स्वार्थ ज्यादा है कि आपको हम शिक्षित कर रहे हैं, आपका भविष्य बना रहे हैं, आपको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आपको एक दुनियादारी सिखा रहे हैं और आपको एक मानसिक के साथ साथ आपका आत्मिक विकास भी कर रहे हैं, आपका सराउंडिंग विकास कर रहे हैं। तो उनको ये बात फीलिंग होती है और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता है 2-4 बार उनको जब काउंसलिंग होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपने आप में सुधार करने का प्रयास करते हैं। और जहां तक आपने कहा टीचर्स का, मैंने आपको पहले भी ये बताया कि टीचर्स सिर्फ पॉइंट आउट करके उनको अपने लेवल पर समझाएंगे। और ये प्रथा बिल्कुल शायद कभी जमाना हुआ करता होगा कि बच्चों को उठा के तुम खराब बच्चे हो या तुम कभी उठ के वहां बैठ जाओ, ऐसा अब ये व्यवहार मुझे नहीं लगता किसी विद्यालय में किया जाता हो, क्योंकि अब सब बच्चे एक समान हैं। और उठा के वहां से शिफ्ट कर दो, वो कर दो, ये उचित नहीं है, ना होना है चाहिए। ठीक बात है। ये शायद अब कहीं भी किसी विद्यालय में मेरे ख्याल नहीं होगा भी नहीं ऐसा, क्योंकि बच्चे सेंसिटिव हैं, वो उस बात को बहुत फील कर जाते हैं कि लोग मुझे यहाँ से उठा के वहां भेज दिया, इसके मतलब वो उसके अंदर एक गलत भावना आ जाती है। उससे मुझे लगता है और सुधरने की जगह वो और थोड़ा बिगड़ देते हैं। अच्छा मुझे इन्होंने ऐसा किया, मैं इनको और करके दिखाऊंगा, मुझे लगता है ऐसी फीलिंग उनकी आती। तो हमको बहुत प्यार से समझा के और कोशिश ये करते हैं कि उनके वातावरण को उनके सामने चित्रित करके उनको बताते हैं कि ये इस वातावरण में हो और तुमको ये वातावरण पहुंचा सकते हैं अगर तुम हमारे साथ सहयोग करो और मदद करो हमारी। ठीक बात, बहुत अच्छी बात। संजय जी, अभी आप कह रहे थे किशोर अधिनियम बनाया गया और उसमें कहा गया कि कोई मारेगा नहीं, कुछ नहीं, इनको समझाया जाएगा मनोवैज्ञानिक तरीके से। मेरा आपसे ये कहना है कि हमें जरा ये समझाइए वो कौन से कारण आए कि जब पहले बच्चे की पिटाई होती थी तब कुछ नहीं होता था, आज किशोर अधिनियम बनाना पड़ा। इसका क्या कारण मानती हैं आप? क्या बच्चे ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, ज्यादा जागरूक हो गए हैं, अब उनमें ज्यादा स्वाभिमान जागृत हो गया है, क्या आप वो बहुत फील करने लगे हैं, ऐसा भी कुछ है क्या?
देखिए समय के साथ तो खैर थोड़ा चेंजेस तो आया है और बदलाव जो है प्रकृति का नियम है। जैसे मतलब पूर्व में ये बात सही है कि लोग जैसे गांव में रहते थे, एक दूसरे से खेलते थे, मारपीट भी हो जाती थी, सहनशील ज्यादा थे। लेकिन अब माहौल बदला है, गांव में ज्यादा कोई रहना नहीं चाहता है, हर आदमी जैसे सिटी की ओर धीरे धीरे भागा है। और सिटी में जैसे ये है कि हर आदमी अपने बच्चे को जो है बाहर जाने से रोकता है कि ये खतरा है, वो खतरा है, यहाँ नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। या जैसे एक सीमित दायरा है उनका कि किस टाइम में प्रतिबंधित है वो, कि मतलब आपको इस समय ये काम करना है, इस समय ये काम करना है। ये अच्छी चीज है क्योंकि एक शेड्यूल बनाना चाहिए। शहर में जनसंख्या अधिक है, गांव में जनसंख्या कम होती है, हर आदमी से व्यक्ति परिचित होता है। शहर में ऐसा नहीं होता कि आप हर आदमी से परिचित होंगे, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या जैसे मैंने पूर्व में बोला अधिक है। तो जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए ऐसा करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अभिभावक बच्चों को ओवर प्रोटेक्शन दे देते हैं, जिससे कि ये सब सहनशीलता की समस्या और बच्चों में अन्य समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न होने लगती हैं। इसके लिए टीचर के साथ अभिभावक को भी अत्यंत सजग रहने की आवश्यकता है। ठीक बात, बहुत अच्छी। प्रिंसिपल साहब, अभी आप एक बात और कह रहे थे कि जब क्लास में बच्चे नहीं टैकल हो पाते हैं तो टीचर आपकी शरण में भेज देते हैं। ऐसे शिक्षकों को आप क्या मानते हैं? क्या वो असफल शिक्षक हैं या अब वो एक नई मुसीबत आपके सामने डाल रहे हैं? दूसरी चीज और भी है कि जब आपने ये रोक लगा दी कि अब इनको पीटा नहीं जाएगा, तो क्या इससे शिक्षा पर भी एक असर पड़ रहा है कुछ? देखिए, पहली बात आपकी कि टीचर सक्षम है या ये तो नहीं और कह सकते। होता क्या है कि टीचर रेगुलर स्टूडेंट के साथ है, तो जब एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है कि जब बच्चों को लगता है कि मेरी बात प्रिंसिपल साहब करता है, तो एक थोड़ा सा उनको लगता है कि थोड़ा सा सुपर, सिर्फ इतना ही उद्देश्य। इसका मतलब यह नहीं कि टीचर अक्षम हो गया। समझ क्या है कि अब एक जैसे घर के माहौल देख लीजिए, माँ बच्चे के साथ ज्यादा रहती हैं। कोई छोटी सी बात कहते अच्छा आने तो पापा से शिकायत, ये अक्सर घर में आपने भी सुना होगा। तो ऐसा नहीं कि पापा कोई हुआ है या कोई दुश्मन है या, लेकिन एक होता है कि मेरी बात उनसे ज्यादा अटैचमेंट है, उनको लगता है कि ये बात ऐसे प्रिंसिपल सर तक ना पहुंचे, इसलिए वो थोड़ा सा बच्चों को ये समझाने का एक तरीका है। बाकी टीचर अक्षम हो गया, ये अगर अक्षम होगा तो पढ़ा ही नहीं पाएगा। बच्चों को 40, 50, 30 का जो सेक्शन है, टैकल करने में टैकल करते हैं, प्रॉपर करते हैं, लेकिन एक सिर्फ एक धारणा है कि उनको ये लगता है कि मेरी बात बाहर प्रिंसिपल सर तक आएगी तो ऐसा ना हो कि और मेरी इमेज खराब हो उनकी नजर में। या बच्चे थोड़े सेंसिटिव है, जैसे कि अभी बताया कि आजकल का जो वातावरण चल रहा है, थोड़े से ओवर पॉजिटिव भी है और ओवर सेंसिटिव भी है। तो एक तो ये कारण होती है टीचर को बच्चों को ये कहने की। दूसरा आपने कहा कि शिक्षा पे असर, देखिए असर तो ऑब्वियस सा बहुत सारा तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों में एक थोड़ा सा खौफ होता था। जब हम लोग पढ़ा करते थे, बिल्कुल आप ठीक, एक थोड़ा सा एक रहता था कि अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमें सर से डांट पड़ जाएगी। हम भी बता रहे, जब पढ़ते थे हमें बहुत कभी नहीं डांट भी पड़ती थी क्लास में, और सभी जो हमारी मेरी उम्र के जो एज में सबने मार भी खाई होगी अपने सर से। और घर में ये होता था, अगर घर तक ये बात पहुंच जाती थी कि सर को मतलब आपको स्कूल में डांट पड़ी है तो घर में मार पड़नी आवश्यक थी, तुमने जरूर कुछ गलत किया होगा तो तुमको स्कूल में डांट पड़ी या मार पड़ी, तुम ऐसा काम क्यों कर रहे हो। अब परिवेश बदल गया, वातावरण बदल गया, तो जिस परिवेश में है ऑब्वियस हमें उसी परिवेश में अपने आप को ढालना होगा, उसी हिसाब से चलना होगा। शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं, आईएएस तब भी बनते थे, आईएएस आज भी बन रहे हैं, एमबीबीएस तब भी होते थे, एमबीबीएस आज भी हो रहे हैं, बीटेक तब भी लोग करते थे, आज भी कर रहे हैं, उससे ज्यादा तादाद में लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों में एक थोड़ा सा डर खत्म तो हुआ है। अब कई बार तो ये होता है कि उनको कहना तो आपको कुछ नहीं समझता, आपको तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करेंगे, तो उस वक्त और स्थितियां अलग हो जाती हैं कि पेरेंट्स, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग के विद्यालयों में बहुत ही लोअर क्लास बच्चों का होता है। पेरेंट्स को हम लोग फोन करके कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं कि आपके बच्चे थोड़ा सा शरारत कर रहा है या टीचर्स की बात काम करके नहीं आ रहा है, या कभी कभी होता है रेगुलर क्लास अटेंड नहीं कर पा रहा है, क्या वजह है। तो वो भी हम लोग को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। उनसे कहिए हमसे मिलिए, पेरेंट्स मीटिंग है, आपको आना है, टीचर से मुलाकात कर ली, तो कहते हैं हम
काम पे जाएंगे कि मिलने आएंगे? आप सर अपने हिसाब, अपने लेवल पर देख ली, बच्चों को डांट दीजिए, बच्चों को ये कर दीजिए, वो सर अगर वहाँ चल जाएंगे तो हमारे एक दिन का नुकसान हो जाए, मेरी तनख्वाह काट दी जाएगी। क्योंकि हमारे यहाँ, मैंने पहले बताया, लोअर क्लास बच्चे बहुत आते हैं, ये एडेड स्कूल की मैं बता रहा हूँ, 80%। तो क्या लगता है कि अभिभावकों का भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा? बिल्कुल नहीं मिल पाता सर। हम तो कई जगह ऐसी होती है जिसमें हम लोग को बहुत बड़ी ये समस्याएं हो हैं, जाती है। समस्या रूप उनकी अपनी समस्या है कि उनको लगता है कि अगर एक दिन चले जाएंगे उनका 70 अरे भाई, रुपए, तो 60 एक दिन रुपए नहीं आए तो आप सैटरडे चले जाइए, कोई प्रिंसिपल साहब से बात को समझ ले लीजिए। देखिए, ये तो अपने ऊपर भी निर्भर करता है हाँ। कि हम कैसे प्रिंसिपल साहब से मिले, हम क्या करें। लेकिन पहले से थे, और हमारे ख्याल से है कि जो ये अभिभावकों का ये रुख शुरू हो गया है, जो उनकी उदासीनता या उनकी लापरवाही या उनकी जो केयर करने की स्थिति है, उसमें जो गिरावट आ गई है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रही है कि माहौल जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है और शिक्षा अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो लोअर क्लास बच्चे आ रहे हैं उनको पूरा ध्यान नहीं रहता, कि उनको लगता है कि जैसे मैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं कि उससे पूछो मम्मी को लेके आना, तुमने ये गड़बड़ की, हम तुम्हारी मम्मी को कंप्लेंट, मदर को लेके आओ। या पापा, फादर तो सर सवेरे 6 बजे वो लेबरी करते हैं, कोई कहता है पेंट का काम करते हैं, कोई कहता है मेरी फलानी जो उनका ड्राइवर है, कोई कहता है किसी कंपनी में उनको 8 बजे जाना है, अगर छुट्टी कर लेंगे तो फोन पर बात करते हैं। उनका एक ही होता है कि सर आप अपने आपके बच्चे हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिए, हम अगर वहां से आ जाएंगे मेरी एक दिन का 90 रुपए, 100 रुपए या 150, मेरा सर वो तनख्वाह कट जाएगी सर, हम उसको शाम को आके डांट देंगे बच्चों को। तो हम लोग उनसे मैं शाम, इवन कई पेरेंट्स ये कहते हैं सर कोशिश नहीं करेंगे, डांट देंगे। नहीं सर, कहीं तो यही कहते हैं आप चिंता मत करिए, रात में सर घर पहुंच रहा हूँ, आज मैं उसकी इतनी पिटाई करूंगा कि हम लोग कहते हैं नहीं भाई, हमने पिटाई के लिए नहीं कहा आपको, हमारा उद्देश्य ये है कि आपकी जानकारी में हो जाए कि आपका बच्चा थोड़ा सा सहयोग हमें कम दे रहा है, कृपया आप भी उस पर ध्यान दें। तो ये बहुत सी समस्याएं आती हैं। और अब संजय जी, क्या आपके जो मनोवैज्ञानिक केंद्र है, क्या उसमें अब ऐसे बच्चों की आने की तादाद बढ़ गई है कि आपसे लोग सलाह लेने आते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा शरारती है और पढ़ता नहीं है, स्कूल में भी डांटा जाता है, हम लोग बहुत परेशान हैं? क्या ऐसे बच्चों की संख्या कुछ बढ़ी है? और है भी तो आपके यहाँ उसका क्या उपचार है, आप क्या करते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे हमारे यहाँ अभिभावक आते रहते हैं जिनके बच्चों को ये समस्या है कि उनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं और होमवर्क नहीं पूरा कर पाते हैं या अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो जैसे बच्चा शरारती है तो हम लोग ये बताते हैं कि जैसे उसकी ऊर्जा को आपको चैनलाइज करना है। जैसे उसमें ज्यादा ऊर्जा है, जैसे बता रहे हैं, एक एग्जांपल है कि जैसे बच्चा है पूरी दीवार खराब कर देता है, घर की हो या विद्यालय की हो, पेंसिल या पेन चलाता रहता है। तो हम लोग उनको समझाते हैं कि आप ये उनको समझाइए बच्चे को कि पहले बच्चे से पहले तो पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत है कि पेरेंट्स कैसे टैकल करें इस तरीके की समस्याएं। जैसे सर ने भी अभी, प्रधानाचार्य सर जो हैं, उन्होंने भी कुछ पेरेंट्स की बातें करी है, तो उसमें भी यही मुद्दा है कि उसमें पेरेंट्स की काउंसलिंग की जरूरत है। तो हम लोग जैसे पेरेंट्स आए तो उनको बताते हैं कि बच्चा अगर आपका दीवार पे पेन पेंसिल या कुछ बना रहा है तो इसका मतलब है कि वो आर्ट या ड्राइंग कुछ करना चाह रहा है, पेंटिंग करना चाह रहा है। तो आप उसको ये समझाइए कि बेटा ये सही जगह नहीं है, एक कॉपी ला के दीजिए, आर्ट की बुक ला के दीजिए और उसे बताइए कि ये चीज यहाँ बनाई जाती है, ये चीज यहाँ नहीं बनाई जाती है। मतलब उसका जो नकारात्मक पहलू है उसको सकारात्मक दिशा में कैसे चैनलाइज करना है, उसको रचनात्मक कैसे बनाना है, इसके लिए पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होती है। क्योंकि हर उम्र के बच्चे आते हैं, कुछ छोटे उम्र के आते हैं, कुछ बड़े आते हैं। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग भी नहीं हो पाती है बिना पेरेंट्स के, और जो बड़े बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना ही पड़ता है पेरेंट्स को। लेकिन जो बच्चे पढ़ते कम है, खेलते ज्यादा है जी, उनके लिए क्या है? तो उनका यही है कि जैसे हम लोग बोलते हैं पहले तो कि बच्चों की इच्छा के अनुसार, पहले आप ये जानिए कि बच्चे की इच्छा क्या है। अगर उसका रुझान खेल में ज्यादा है, पढ़ाई में कम है, तो ठीक है। लेकिन ऐसा है कि जैसे आप खिलाड़ी भी बनना चाहते हैं, बच्चे को भी समझाते हैं, पेरेंट्स को भी समझाते हैं, तो भी आपको जो एक सामान्य शिक्षा है वो तो लेनी ही पड़ेगी। मान लीजिए आपको 12th तो पास कर ही लेना चाहिए। इसके लिए उनकी काउंसलिंग की जाती है और इसके लिए उनका शेड्यूल एक बनाया जाता है कि ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आम बच्चों की अपेक्षा आप आधे घंटे ज्यादा खेल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप
अध्ययन करेंगे ही नहीं, सिर्फ खेलेंगे, इसके लिए उनका मतलब दिनचर्या निर्धारण ही किया तो ये जाता आप है। लोग काउंसलिंग करती हैं कि कोई आपके यहाँ ऐसे अप्रेंटिस भी होते हैं जिनके द्वारा भी आपको उनको शिक्षा देती हैं? अगर देती हैं तो क्या कोई समय लेती हैं कि 1 घंटे रोज भेजिए, क्या ऐसा भी कुछ होता है क्या आपके? जी बिल्कुल, हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं और हमारे यहाँ जो है मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, ऑपरेटर्स हैं, उनकी हेल्प से बच्चे का जो है बौद्धिक स्तर, रुचि का स्तर, अभिरुचि का स्तर, व्यक्तित्व, तो सभी चीजों का मापन करके बच्चे को हम सलाह देते हैं। उसके बाद ही उनको टाइमली बुलाते हैं बच्चों को। अब एक शिकायत और रहती है, कहते हैं कि छात्रों का उत्पीड़न करते हैं टीचर और उसे कारण बताए जाते हैं। कह रहे हमसे कहा जाता है कि कोचिंग पढ़ो नहीं तो फेल कर देंगे। हम उनकी कोचिंग में नहीं जाते हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ते हैं तो हमको जो है पीटा जाता है, हमारी पिटाई होती है। तो भैया वो बच्चा अपने पिता से कहता है पिताजी आप चल करके देखिए, वो टीचर रोज रोज हमको परेशान करती हैं, वो कहती हैं कि नहीं आप। तो इस तरीके की, मैं केवल आप अपने विद्यालय तक इसको सीमित मत रखिएगा, मैं इसको जो है बड़े परिप्रेक्ष्य में आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कृपया ये जरा हमको बताइए कि जो ये स्वरूप है तो उस स्वरूप में आप कैसे देखते हैं ये पूरी परिस्थिति को कि जब छात्र छात्रा के साथ कतिपय कारणों से, फीस देर से पहुंचाने के कारण या अन्य कारणों से उत्पीड़न होता है, दंड दिया जाता है, इसके बारे में क्या कहना आपका? सर मुझे लगता है कि ये कोचिंग वाला जो मसला है जी, ये आज बहुत कम स्तर पे हो गया है। आज से 10 साल पुराना अगर हम इस पे नजर मारे तो ये ज्यादा था कि बच्चों को कोचिंग के लिए प्रेरित किया जाता था। प्रेरित किया मतलब उत्पीड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था, आपको फेल कर देंगे। ये आज से 10, 12, 15 साल, 12 साल पहले तो। लेकिन आप आज अगर आप सर्वे कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कानपुर जिले की, मुझे लगता है कि 70%, 80% टीचर्स कोचिंग नहीं पढ़ा रहा है, बल्कि ज्यादा होंगे, कम नहीं होंगे। ये मेरी अपनी जो मैंने थोड़ा सा सर्वे किया, जितने, क्योंकि परिषद का महामंत्री होने का मुझे अलग अलग विद्यालय में हम लोग को जाना होता है, इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब हम ये महसूस कर रहे हैं कि अब टीचर्स कोचिंग की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि एक तो स्कूल का वर्क, पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो गया। पहले पेपर वर्क नहीं हुआ करते थे, बहुत कम थे, अब इतना पेपर वर्क हो गया है, एमडीएम से रिलेटेड, डीटीएस से रिलेटेड और स्कॉलरशिप से रिलेटेड और भी आधार कार्ड वगैरह, रजिस्ट्रेशन, बहुत से काम टीचर्स को करने पड़ते हैं जो अपनी, एक तो उसको क्लास पीरियड्स पढ़ाने, पीरियड्स का फिर उसको स्पेशल रुक के इन सब कामों पर भी ध्यान देना पड़ता है। तो जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैं महसूस कर रहा हूं कि ये समस्या अब बहुत बहुत कम स्तर पर आ गई है। कहीं 2, 4, 5, 7, 10% हो तो उसको मैं कह भी नहीं सकता, लेकिन अब ये समस्या नॉर्मली नहीं है। क्या इसका एक कारण ये भी है कि अब जो है शिक्षक आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न हो गया है? पहले वेतन इतना कम मिलता था, 136 रुपये, 130 रुपये मिल जाता था, तो उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए भी कोचिंग पढ़ानी पड़ती थी, ट्यूशन पढ़ाने पड़ते थे। लेकिन आज जो इसकी आर्थिक संपन्नता या उसकी जो आय इतनी हो गई है कि अब उसे और ध्यान नहीं देता। किसी हद तक ये बात भी है कि अब स्केल अच्छे हो गए हैं, टीचर्स को अच्छी हैंडसम सैलरीज मिल रही है, सेटिस्फाइड है, उसका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है अपना सब। तो मुझे लगता है एक रीजन ये है, इसको इससे नकारा नहीं जा सकता। नहीं नकारा। जी संध्या जी, ये बताइए कि जो ये विद्यालयों में ये जो पिटाई होती है या कुछ लड़के समस्या बने होते हैं, जो बड़े शरारती होते हैं, ऐसे स्कूलों में या मैं कहूँ कि सभी स्कूलों में ऐसा क्या होना चाहिए आपके हिसाब से जिससे कि इस समस्या का अंत हो सके, पिटाई भी ना हो और छात्र छात्राएं विधिवत पढ़ाई करें, उनका बौद्धिक विकास हो और वो तेजी के साथ आगे बढ़े? क्या करना चाहिए विद्यालयों को? या फिर हम आपसे एक और आगे बढ़ के करेंगे, क्या सरकार ने इस दिशा में कोई कदम उठाया है, और अगर उठाया तो वो कौन सा कदम है? जी बिल्कुल, इस पर ये है कि जैसे मान लीजिए विद्यालय में जो शरारती बच्चे हैं, अगर हम विद्यालयवार उन्हें चिन्हित करेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये मुझे ऐसे बोला जा रहा कि मैं शरारती हूँ। तो इसका ये विकल्प नहीं है। विकल्प ये है कि जैसे हम ही लोग हैं तो विद्यालयों में जाकर हम लोग बच्चों का सामूहिक परीक्षण करते हैं। अच्छा। जैसे सामूहिक परीक्षण किया गया तो ग्रुप में वो सभी का टेस्ट हो रहा है, लेकिन बच्चों से ये बोल दिया जाता है कि जो
जैसे मान लीजिए कि एक परीक्षण है व्यक्तिगत समस्या, तो बच्चों की अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, तो वो उसके बारे में बता रहे हैं, या टीचर को दे दिया गया कि बच्चों से संबंधित समस्याएं वो बताएं, तो जैसे उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद जब उनका परीक्षण हो जाता है तो हर एक बच्चे से अगर हम लोगों को पर्सनली बात करनी होती है, तो जब हम पर्सनली बात कर रहे होते हैं तो जो वो बच्चे हैं उनसे एकांत में उससे संबंधित बातें हो जाती हैं, काउंसलिंग हो जाती है, लेकिन अलग से ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता है कि बच्चों को इन्फीरियरिटी फील हो या उन्हें लगे कि मुझे इस दिशा में मतलब चिन्हित किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। संध्या जी, जब आप विद्यालयों में जाकर के एक कार्य करती हैं, उसका आउटपुट क्या होता है? मैं थोड़ा सा ये जानूँ, मान लीजिए आप किसी विद्यालय में गई और आपने जाकर के इस तरीके से परीक्षण किया, शिक्षकों से भी बातचीत की, शिक्षिकाओं से बातचीत की, अलग अलग आपने काउंसलिंग की, तो कुल मिला करके क्या आउटपुट आता है? ऐसा होता है कि बच्चों की जैसे इंडिविजुअल अलग अलग समस्याएं आती हैं। किसी बच्चे को जैसे घर से ज्यादा प्रॉब्लम है, स्कूल में उसका माहौल ठीक चल रहा है, किसी बच्चे को स्कूल से किसी पर्टिकुलर व्यक्ति से ही प्रॉब्लम है और सब टीचर उसके लिए सही हैं, या मतलब जैसे कोई बच्चा उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो जैसे अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, तो बच्चों को उसी समस्या के अकॉर्डिंग ही अलग अलग मतलब हम लोग सुझाव देते हैं, बताते हैं कि वो इन समस्याओं से कैसे निपटारा कर सकते हैं, कैसे निपट सकते मेरा हैं। कहने का मतलब ये कि कुल मिलाकर के आपको सबसे ज्यादा क्या समस्या आपके सामने आती है और उसको कैसे निराकरण होता है? मैं ये, जैसे मान लीजिए आपने 100 बच्चों से बातचीत की, 100 बच्चों में सबसे ज्यादा बच्चे वो कौन से होते हैं जो जिनसे आप निष्कर्ष निकालती हैं कि ये समस्या इनकी सबसे ज्यादा है? जी, जैसे मैंने अभी मान लीजिए कुछ दिन पहले एक विद्यालय में जो है एंग्जाइटी का परीक्षण किया था। ठीक है। तो उसमें जब मैंने वो परीक्षण किया तो कुछ ही केवल जैसे मान लीजिए 80 बच्चे हैं, तो उनमें केवल ऐसे 15 ही बच्चे आए जो कि एंग्जाइटी की समस्या से ग्रसित हैं और बच्चे सामान्य ही पाए गए हैं। तो ऐसा मतलब कुछ नहीं है कि मतलब बच्चों में समस्या ही समस्या है, ऐसा नहीं सोचना है। बच्चे उससे खुद भी हैंडल करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो इससे मैं खुद उबर जाऊं, मुझे ना शिक्षक की जरूरत पड़े, ना ही अभिभावक की और ना ही किसी काउंसलर की। ऐसे बच्चे भी हैं जो खुद में भी सक्षम है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि ये जो औरैया कांड हुआ या जो इस तरीके की पिटाई की आए दिन घटनाएं सामने आती हैं, आए दिन आती है, इसमें दो राय नहीं है, बहुत सी प्रकाशित हो जाती है, बहुत सी नहीं प्रकाशित हो पाती हैं। क्या करना चाहिए? अपने आप प्रधानाचार्य परिषद की ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को, शिक्षा विभाग को, या ये वैसा कर दीजिए जिससे कि ये औरैया जैसे कांड की पुनरावृत्ति ना हो? क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा था कि क्या स्थिति थी, क्या परिस्थिति थी, एक ये बड़ी बात है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो शिक्षक है उसके अंदर पेशेंस बहुत अब आवश्यक है। बहुत सही बात आपने है ना। अगर वो अपना पेशेंस खोता है तो ये टीचर की आयाम को ही गलत। टीचर्स के अंदर पेशेंस जरूरत से ज्यादा उसको रखना चाहिए। कोई बड़ी सी बड़ी बात में अपना संतुलन, मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ने देना चाहिए। अगर किसी बच्चे को लगा, जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि ये हो सकता है कि आज की ना पीछे से 2-4 बार घटना हुई हो, डांटा गया हो, टाट किया हो, तब भी नहीं माना, उसके बाद ये घटना हो गई। तो मेरा यही कहना है कि घटना हो गई, गलत है, दुखद है, निंदनीय है अगर ये हुई है। सबसे पहला और आखिरी यही बात है कि टीचर्स को बहुत पेशेंस रखना चाहिए, और उसको अपना मानसिक संतुलन, क्योंकि वो ऐसी स्थिति पे है जो बच्चों को गाइड कर उनका भविष्य बनाने के लिए। बहुत सही बात आपने कही। कहीं पे भी उसको अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। बहुत आसानी से, अच्छे ढंग से टैकल करते हुए उस समस्या से उभरना चाहिए। जरूरत पड़ने पर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य से डिस्कस करें, आवश्यकता पड़ने पर पेरेंट्स से डिस्कस करें, और उनको बुला के बैठ के, चाहे उसको बच्चे को सेपरेट 10-15-20 मिनट एक्स्ट्रा क्लास के रूप में कह लीजिए या अलग से काउंसलिंग के रूप में कह लीजिए, उसके साथ इतना इंटरेक्ट करके उसको कुंठा नहीं बनानी चाहिए। मेरे होता क्या है, कभी कभी ये मानसिकता हो जाती है कि मेरी बात नहीं मानी, मैंने इसको 2 बार कहा, मैंने 3 बार कहा, मैं 4 बार कहा, मेरी बात ही नहीं रखा, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। इसमें वैल्यूएशन नहीं करना, सिर्फ पेशेंस रखना है। बच्चे हैं, मानेंगे जरूर, बहुत अच्छी एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 4 में, लेकिन मानेंगे जरूर, निश्चित रूप से। मेरा ऐसा ही मानना है। संजय जी, आपका क्या सुझाव है?
इसमें बिल्कुल सर की बात से मैं सहमत हूँ। बिल्कुल मतलब टीचर को किसी भी हाल में अपना धैर्य नहीं खोना है। यदि वो खुद ही परेशान है, घरेलू कोई कारण हो सकते हैं, पूछने जा रहा था, या जैसे विद्यालय स्तर पर कोई समस्या है, तो उसको अपनी बात खुलकर रखने में प्रधानाचार्य से या किसी जो उसकी बात को गोपनीय रख सके, जो विश्वसनीय जिसको समझता हो, अपनी बात को रखने में कोई बुराई नहीं, कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि जब शिक्षक मानसिक रूप से स्वस्थ होगा तभी वो धैर्य बना सकता है और बच्चे के साथ जैसा ये व्यवहार हुआ है उस कृत्य को रोका जा सकता है। अच्छा, एक लाइन में जी, अभी आपने कहा कि कोई विद्यालय समस्या है तो आप प्रधानाचार्य से मिलिए, लेकिन घरेलू समस्या से त्रस्त है कोई टीचर और वो उसका प्रतिफल तो फिर क्लास में दिखाई देगा, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा घरेलू यदि समस्या है तो आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति से, या आपका मित्र है, या घर पर यदि आपको कोई भी नहीं मिलता है तो आप प्रोफेशनल काउंसलर्स की, किसी मनोवैज्ञानिक की, मनोचिकित्सक, किसी की भी सलाह ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी बिल्कुल सहायता करेंगे और आपकी कोई भी समस्या घरेलू स्तर की है या अन्य स्तर की है उसको बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी को। थैंक यू सर। दोनों लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से एक निष्कर्ष निकला, शिक्षक हो तो जरा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, सुधर जाएगा छात्र, आपका शिष्य सुधर जाएगा, आप उसे गढ़िए, लेकिन आप अपना मानसिक संतुलन मत खोइए। और संध्या जी ने रास्ता भी बता दिया कि अगर आप विद्यालय की किसी समस्या से ग्रस्त हैं तो उसका गुस्सा कहीं नहीं हो कि क्लास में उतार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप प्रधानाचार्य से बैठ करके उसका रास्ता निकाल लीजिए, और दूसरे अगर घरेलू है तो अपने किसी मित्र से, किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति से जो आपकी बात को गोपनीय रखता है उससे शेयर कर लीजिए, लेकिन हर हाल में अपने मानसिक संतुलन को ठीक रखिए और धैर्य रखिए। यही सबसे बड़ी आवश्यकता आज है। मुझे विश्वास है कि हमारे शिक्षक इस दिशा में निश्चित रूप से चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और जो ये नए नए बच्चे आ रहे हैं जो अति संवेदनशील है, कुशाग्र है, उनमें चतुरता है, उनमें मोबाइल का जो है साया है, उनसे आप रूबरू होकर के उनके विकास को एक नई ऊर्जा देंगे, एक नई दिशा देंगे, एक नई स्फूर्ति देंगे। देखते रहिए विचार बंधन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।